नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। वक्त हो गया है बड़ी बहस मध्य प्रदेश का। देश के संविधान निर्माता बाबा साहेब की 132वीं जयंती को देश भर में मनाया गया और आज मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू, जो कि अंबेडकर साहब की जन्मस्थली है, वहां पर सियासी दलों के दिग्गजों का जमावड़ा देखने को मिला। सीएम शिवराज से लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ तक यहां पर पहुंचे और मध्य प्रदेश साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में प्रदेश में दलित वोट बैंक को साधने की कवायद तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस दलित और पिछड़े वर्गों को लुभावने के लिए कई योजनाएं बना रही है। 230 विधानसभा सीटों में से आदिवासी वोट बैंक वाली 82 सीटों पर तीसरा मोर्चा बनाकर कांटे की टक्कर देने की तैयारी भी तेज हो गई है। महू पहुंचे भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीसरे मोर्चे बनाने के संकेत दिए हैं और वंचित वर्गों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने की बात कही है। खबर यह भी है कि तीसरे मोर्चे में सपा, रालोद और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जयस प्रमुख घटक होंगे और तीसरे मोर्चे के फॉर्मूले में एक मुख्यमंत्री और 3 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, जिसमें आदिवासी मुख्यमंत्री, दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक से एक एक डिप्टी सीएम होंगे। तीसरा मोर्चा मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर प्रत्याशी उतार सकता है। तीसरे मोर्चे का फोकस दलित और आदिवासी बहुल सीटों पर होगा। अब तीसरा मोर्चा बीजेपी और कांग्रेस को 82 सीटों पर कड़ी चुनौती देगा। उधर सत्ताधारी दल भाजपा अंबेडकर जयंती पर प्रदेश में सामाजिक न्याय सप्ताह मना रही है और भाजपा अब अंबेडकर महाकुंभ के जरिए ग्वालियर चंबल के 34 सीटों पर दलित वोटरों को साधने की कोशिश में है। तो वहीं कांग्रेस की ओर से अंबेडकर जयंती पर पूरे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए गए और कांग्रेस ने यहां पर आष्टा में अंबेडकर बचाओ सभा का आयोजित की गई सभा, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए और आज की बड़ी बहस में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवा देते हैं कि किस तरीके से ये पूरे मामले पर बयानबाजियां जो है वो देखने को मिल रही हैं। पंच तीर्थ, जिनमें से 4 तीर्थ अपने देश में हैं, हम सब जानते हैं। महू जन्मभूमि है, यहाँ भी स्मारक बनाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। मैं यहाँ राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन कमलनाथ और उनकी पार्टी संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली है। अगर झूठ बोला तो उनने बोला, कर्जा माफ नहीं किया वो कई बार कहते, मैं कहना नहीं चाहता। मेरा कसूर क्या है? तुम्हारा कसूर ये है कि तुमने कर्जा माफ नहीं किया। तुम्हारा कसूर ये है कि 1000 रुपया मैंने बेगा भारिया शहरिया बहनों को दिया था, वो तुमने बंद कर दिया। तुम्हारा कसूर ये है कि मुख्यमंत्री कन्यादान में शादी करके भी पैसे नहीं दिए। कमलनाथ जी, आपका कसूर ये है कि गरीब बहनों को जन्म के पहले 4000 रुपया बेटा बेटी के और जन्म के बाद 12000 रुपया देते थे, वो तुमने बंद कर दिया। तुम्हारा कसूर ये है कि तुमने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। तुम्हारा कसूर ये है कि मेरे नन्हे मुन्ने मासूम भांजे भांजियों को लैपटॉप तुमने देना बंद कर दिए। तुम्हारा कसूर ये है कि मध्य प्रदेश को तुमने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। अब कम से कम जन्मभूमि को तो छोड़ देते। शिवराज सिंह जी तो अंबेडकर जी की जन्मभूमि पे उनके मूर्ति के नीचे झूठ बोलते हैं, मंदिर में झूठ बोलते हैं। इसका मैं सोचता हूँ पहचान पूरे प्रदेश में है। जो पिछले साल मैंने घोषणा करी थी कि मैं सबसे बड़ी मूर्ति, मानवता मूर्ति डॉक्टर अंबेडकर जी की हम भोपाल में बनाएंगे जब हमारी सरकार बनेगी। कि अच्छा संविधान अगर गलत हाथों में चला जाए तो हमारे देश का क्या होगा। सबसे पहले तो मैं 132वीं जयंती बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के इस स्थान से मैं सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने रास्ता दिखाया था उस रास्ते पर चलें। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया, उस संविधान को खत्म करने के लिए सरकारें काम कर रही हैं। इसलिए आज संकल्प लेकर के जा रहे हैं कि वंचित, शोषित और जो बहुजन समाज के लोगों को सम्मान और इस देश के कमजोर लोगों की जो ताकत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दी थी उसको बचा करके आगे बढ़ाएंगे। हमारा आस्था का केंद्र तीर्थ और बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से ही हम लोग जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको इस देश में अवसर और स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिला। आज हम लोग इसलिए नमन करने आए कि यहाँ से एक मजबूत ऊर्जा लेके जो आज वर्तमान का समय चल रहा है उस लड़ाई को मजबूती से लड़ सके, क्योंकि आज जिस तरह से अधिकार विहीन हो रहे वंचित वर्ग के लोग, तो उनकी लड़ाई लड़ने के लिए खड़े होना पड़ेगा और ये एकता इस बात का पैमाना है
कि आने वाले कल में ये वंचित वर्ग इकट्ठे होकर इस अन्याय से मुक्ति दिलाएंगे इन वर्गों को। तो चलिए, आपने बयानबाजियां यहां पर सुन ली है किस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य पर तमाम बयान जो है वो सामने आए हैं। इस बीच चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला जी जुड़े हैं, बीजेपी से प्रवक्ता अनिल पटेल जी जुड़े हैं। चर्चा की शुरुआत अनिल जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। अनिल जी, जिस तरीके से इस वक्त तीसरे मोर्चे की बातें जो हैं चल रही हैं, जिस तरीके से प्रदेश में अभी तक की जो लड़ाई वो आमने सामने की बीजेपी और कांग्रेस की है, लेकिन तीसरा मोर्चा आ जाएगा, किस तरीके से टफ कंपटीशन आप लोगों के लिए रहेगा? क्योंकि सभी सीटों पर 230 की 230 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की बात जो है सामने आ रही है। देखिए, तीसरा मोर्चा न कभी मध्य प्रदेश में रहा है और कोई संभावना भी नहीं है जी। ये चुनावी अभी समर है, इसमें जरूर नए नए लोग अपने अपने दावे प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये चाहे जितना भी कर लें तो ये अपने मंसूबों में सफल नहीं होंगे। सिर्फ बरगलाने का, झूठ बोलने का ये सारा काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास जी। ऐसे मंत्र पे हम चलने वाले लोग हैं। और गरीबों को कैसे गरीब उन्मुखी योजनाएं हम दे सकें, कैसे अंत्योदय, अंतिम पंक्ति पे बैठे व्यक्ति का विकास हो सके, ऐसी योजनाएं बनाने का काम चाहे केंद्र सरकार की हो और चाहे मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार हो। तो जन्म से लेकर के और तीर्थ दर्शन तक की योजनाएं देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और जैसा कि आप आज देखेंगे कि तीर्थ दर्शन योजना में ही मैं बात बढ़ाऊंगा, तो जो पंच तीर्थ हैं अपने भीमराव अम्बेडकर जी के, उनको भी हमने तीर्थ दर्शन योजना में शामिल किया है जी। और निश्चित ही हम सभी को और जनता जनार्दन को भी सभी वर्ग के उन तीर्थों में जाने का लाभ उसका मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी कोई चुनावी बात नहीं है कि चुनाव है ऐसा इसलिए किया जा रहा है। इन पंचों तीर्थों का अगर इतिहास भी आप देखेंगे तो शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने इनको विकसित करने का काम किया है। और एक तीर्थ तो जो लंदन में है, जहां हमारे अम्बेडकर जी पढ़ाई करते थे, उसको भी 800 करोड़ रुपए में खरीद के उसको विकसित करने का काम, और मैं जैसा देख रहा हूँ 14 नवंबर 2015 को इसको स्मारक बनवाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। वहीं कांग्रेस को अगर देखिए तो कांग्रेस तो कभी गांधी परिवार से बाहर नहीं निकल पाई। ये तो भारत रत्न भी नहीं दे पाए। संविधान सभा में उनको भी रोकने का काम किया गया और चुनाव हराने का भी काम कांग्रेस करती रही। अब जनता पढ़ी लिखी है, अब सब चीजें समझ रही है, अध्ययन कर रही है। अनिल जी, आरोपों का दौर चलता रहेगा। एक रिएक्शन मैं जल्दी से नीलाभ जी से भी ले लेता हूं, फिर उसके बाद दोबारा भी मैं आपके पास आता हूं। नीलाभ जी, आपका रुख करूंगा, कांग्रेस का क्या कुछ रुख रहेगा? क्योंकि अगर प्रदेश में हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक डाउनफॉल कांग्रेस का देखने को मिला। सरकार में आप लोग आए, सरकार से आप लोग चले गए, लेकिन इस वक्त जिस तरीके से लगातार तमाम बातें जो कही जा रही हैं, यह भी कहा जा रहा है कि सिंधिया साहब के बीजेपी में शामिल हो जाने की वजह से जो राह है वो आप लोगों के लिए थोड़ी कठिन हो गई है, उतनी आसान नहीं रही है। और दूसरी ओर जिस तरीके से यहाँ पर भीम आर्मी चीफ जो है चंद्रशेखर आजाद, वो एक्टिव नजर आ रहे हैं, अखिलेश यादव एक्टिव नजर आ रहे हैं, और तमाम पार्टियों को साथ में जोड़ने का प्रयास वो लोग कर रहे हैं। कितनी मुश्किलें जो है आप लोगों की बढ़ेंगी आगामी चुनाव में? नीलाभ जी, देखिए, पहले मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। आपने कहा कि आप सरकार में आए और आपकी सरकार चली गई। सरकार चली नहीं गई जी। ये संविधान का अपमान करते हुए, लोकतंत्र का गला घोटते हुए ये सरकार गिराई गई, षड्यंत्र। बड़ा आश्चर्य होता है कि संविधान का उपहास बनाने वाली पार्टी, जनाधार का अपमान करने वाली पार्टी, ये संविधान निर्मलता की प्रतिमा से कैसे आंख मिला पाते हो, कैसे सामाजिक न्याय सत्ता की ये बातें करते, जो संविधान का गला घोट रहे हैं, जनतंत्र का गला घोट रहे हैं, लोकतंत्र का अपमान। कभी भी बाबा राव अम्बेडकर साहब ने कभी सोचा भी नहीं होगा। नीलाभ जी, इस मुद्दे पर चर्चा होगी तो अपनी बात रखिएगा, ठीक है, लेकिन सवाल पर प्लीज आइएगा एक बार, समय थोड़ा कम है जी। वही सब आ रहा हूँ। देखिए, सीधी बात है, हम मुद्दे पे भी आ रहा हूँ मैं। आप मेरी बात तो पूरी होने दीजिए आप। बाबा साहब अम्बेडकर कांग्रेस की आत्मा बस थे, उनके विचार को आदर्श मानते हम देश के संविधान में विश्वास रखते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को नेहरू जी ने सर्वप्रथम विधि न्याय मंत्री बनाया था और एक महत्वपूर्ण कार्य संविधान निर्माण का उन्हें सौंपा गया था। देखिए, अब आप जो बात कर रहे हैं अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की बातें कर रहे हैं, इवेंट बना रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इवेंट की सरकार है। कांग्रेस के साथ ये वर्ग शुरू से ही जुड़ा हुआ, आजादी के समय से ही, आजादी के पहले से ही। फिर कांग्रेस ने इनके उत्थान के लिए, इनकी चिकित्सा, रोजगार, निवास के लिए काम किए। भारतीय जनता पार्टी ने तो आदिवासियों के लिए काम किया, ना ओबीसी वर्ग के लिए काम किया, ना अजाजा किसी वर्ग के लिए काम किया। इवेंट और इवेंट बनाया। ये वर्ग बोला जरूर है, लेकिन इनकी चाल को बहुत अच्छे से समझता है। ये कुछ भी कर ले, ये पूरा वर्ग 2018 के चुनाव में पूरे इस वर्ग ने आईना दिखा दिया, सिरे से नकार दिया था भारतीय जनता पार्टी को। इसके आप खुद गवाह हैं।
अभी भी वही होने वाला 2023, चाहे कितने इवेंट कर ले, कितना ही माहौल बना ले, सब जानते हैं कि संविधान की, लोकतंत्र की हत्या करने वाली पार्टी कौन सी है और कौन आदिवासियों के हित की पार्टी। सर्वाधिक आंकड़े बता दूं, मध्य प्रदेश में 33,000 से अधिक मामले SC/ST के खिलाफ अत्याचार के लंबित है। सर्वाधिक SC/ST वर्ग के साथ, दलित वर्ग के साथ, आदिवासी वर्ग के साथ इस आंकड़े हैं कि सबसे ज्यादा अत्याचार इस वर्ग के साथ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हो रहा है। ये किस मुंह से बातें करते हैं कि हम इनके संरक्षक है या हम इनके उत्थान की बातें करते हैं। जो शिवराज जी ने घोषणा करी कि हम ये करेंगे, धर्मशाला बनाएंगे, ये 2017 में भी कर चुके थे और 2023 में भी वही घोषणा कर रहे हैं। मतलब इनकी बातें सिर्फ घोषणा रहती है, सिर्फ थोथी घोषणा है जिसका कहीं कोई आधार नहीं रहता। चलिए ठीक है अनिल जी, अब अगर यहां पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को लेकर बात की जाए तो प्रदेश में वो पिछले अगर 1 साल को लेकर बात करें, एक्टिव काफी ज्यादा हुए हैं। वो आंदोलन उनकी ओर से तमाम किए गए हैं, तमाम जनसभाएं उनकी ओर से की गई हैं, लगातार प्रदेश के दौरे वो करते रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दलितों के जो एक वोट बैंक है उसको साधने का प्रयास तो उनकी ओर से भी किया जा रहा है। जो 80 से 82 सीटें हैं प्रदेश में जिन पर जो दलित है उनका प्रभाव सबसे ज्यादा है, ओबीसी जो है उनका प्रभाव सबसे ज्यादा है। तो ऐसे में दलितों के नेता कहे जाने वाले चंद्रशेखर जिस तरीके से एक्टिव हुए हैं तो कहीं ना कहीं परेशानी तो अनिल जी आप लोगों की भी बढ़ेगी। देखिए, संवैधानिक अधिकार है, कोई भी पार्टी बना के जनता के बीच अपनी बात कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है, लड़ा सकता है, ये उनका संवैधानिक अधिकार है। वो अपनी बात करेंगे, जनता के बीच जाएंगे और निश्चित तौर से ये करना भी चाहिए उनको, पर उनको बताना पड़ेगा कि उन्होंने दलित समाज के लिए क्या काम किए हैं, सामाजिक काम क्या किए हैं, राजनीतिक काम क्या किए हैं, उनको बताना पड़ेगा। और हम भी जाएंगे, हम भी अपनी बात करेंगे, जो हमने सभी समाजों के लिए, दलित समाज के लिए भी हमने काम किए हैं, सबका साथ सबका विकास, और हमने आवाज देने का काम अगर हमने किया है, यदि महिला सशक्तिकरण का काम किया है, शिक्षा में हमने काम किया है, या आयुष्मान योजना हमने देने का काम किया है, या किसानों को किसान सम्मान निधि दी है, यदि हम मुद्रा योजना का लाभ दे रहे हैं, अगर हम तमाम योजनाओं का लाभ सभी गरीब वंचित वर्ग को दे रहे हैं, तो ये योजनाओं के द्वारा और इन सभी लाभों को बताने के लिए हम भी जनता के बीच जाएंगे और जनता की बात रखेंगे। कांग्रेस ने जरूर पिछली बार कुछ सीटों पर लाभ हासिल किया था क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था और झूठ बोल करके इन्होंने कहा कि हम किसानों को कर्जा माफ करेंगे, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, सहारिया भारिया बैगा का 1,000 रुपया देंगे और बंद कर दिया। विवाह के लिए इन्होंने 51,000 किया, फिर बाद में वो भी पैसा नहीं दिया, 28,000 25,000 ही देते रहे। तो तमाम चीजों ने उन्होंने झूठ बोले हैं तो कहीं ना कहीं बरकलाने का काम किया। और आपने देखा कि विधानसभा में जरूर बड़ी सफलता मिली, लेकिन जैसे उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ जनता समझ गई तो इनका जनता ने सबक सिखाने का काम किया। फिर अपने परफॉर्मेंस को दोबारा क्यों नहीं दोहरा पाए हैं, क्योंकि जनता समझ गई कि झूठ बोलते हैं। इन्होंने दिग्विजय सिंह का भी शासन देखा था और 15 महीने में कमलनाथ जी को समझ लिया है। तो अब ये लोग इनके बरगलाने में नहीं आने वाले हैं और निश्चित तौर पे मानिए कि इस बार जो ये झूठी योजनाएं घोषणाएं कर रहे हैं जनता समझेगी और इनको देखेगी, सबक सिखाएगी खुद से। चलिए ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, वो तो जनता ने भी अपनी डायरी जो है मेंटेन की हुई है कि किस तरीके से किन आधारों पर मतदान जो है करना है। नीलाभ जी, सवाल एक बड़ा अहम आपसे यहां पर यह है कि अगर हम तमाम बड़े कार्यक्रमों को लेकर बात कर लें तो पीसीसी चीफ कमलनाथ जी को लेकर बात करें, चाहे इधर दिग्विजय सिंह जी को लेकर बात करें, दोनों आपके जो शीर्ष नेता हैं प्रदेश में इस वक्त मौजूदा समय में बड़े मंचों से उन्होंने क्लियर ये कहा है कि एड़ी चोटी का जोर जो है वो लगाया जाएगा भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने को लेकर और कांग्रेस को सत्ता में वापस लाया जाए। और साथ ही साथ यहां पर दिग्विजय सिंह जी ने यह भी कहा था कि चाहे कोई भी फॉर्मूला अपनाना पड़े वो अपनाने को तैयार है। सवाल यहां पर मेरा यह है नीलाभ जी कि क्या अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है कि तीसरे मोर्चे से हाथ मिलाना पड़े तो क्या आप लोग जाएंगे, हाथ मिलाएंगे? देखिए, पहली बात तो बता दूं मैं आपको कि ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। पूरी जनता प्रदेश की कांग्रेस के साथ है। जिस तरह षड्यंत्रपूर्ण कांग्रेस सरकार गिराई गई थी और भाजपा ने जिस तरह तानाशाही पूर्ण रवैया अपना के सरकार चला रही, देखिए पूरे ब्यूरोक्रेसी भाजपा पे आ गई। मैं भाजपा कार्यकर्ताओं से मिलता हूँ, खुद स्वयं कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार आने वाली है, क्योंकि उन्हें हालात ये है कि उनके छोटे छोटे काम नहीं हो रहे, रोजगार की हालत बुरी तरह खराब है, प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है, अपराध महिलाओं के साथ लगातार हो रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी हावी है, महंगाई अनशन हो रही है। हालत ये कर रहे कि भ्रष्टाचार, इनकी योजनाओं की बातें करते, पूरी योजनाएं अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। अंधा बांटे रेवड़ी आपको दे, कोई भी योजनाओं का लाभ हितग्राहियों तक नहीं पहुंच रहा है। किसी के बाद हर योजना सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे आयुष्मान योजना हो, निजी नर्सिंग होम को लाभ पहुंचाया जा रहा है, प्रधानमंत्री रोजगार, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें लाभ पहुंचाया जा रहा है।
हर जगह भ्रष्टाचार चल रहा है बुरी तरह से। तो पूरी जनता इनके लेकिन असली चेहरे को समझ चुकी है। लेकिन नीलाभ जी, एक बड़ी बात यहां पर यह भी है कि जिन 80 से 82 सीटों का जिक्र मैंने पहले भी किया था, जिन पर पिछड़े वर्गों का, ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं जिनका प्रभाव ज्यादा है, आदिवासी समाज को भी इसमें जोड़ लीजिए, लेकिन उन सीटों को लेकर बात करें, अगर रेशियो निकालें तो कहीं ना कहीं बीजेपी वहां आगे है, मतलब वोट शेयर वहां पर बीजेपी का आप लोगों से ज्यादा है। जी नहीं, आप 2018 का चुनाव देखिए, पूरा झुकाव इस क्षेत्र का कांग्रेस के साथ था। ये 80-82 जो सीटें आप बता रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने क्या किया? अच्छा, इस बात के लिए इन्होंने क्या किया ये बता दें। इनके रोजगार की इन्होंने कुछ व्यवस्था करी, शिक्षा की व्यवस्था करी, चिकित्सा की व्यवस्था करी, इनके आवास की व्यवस्था करी, इनके गाँव की हालत कैसी है? ये तो सीधी सी बात है। इन्होंने इवेंट बनाया, इन्होंने क्या करते, टंट्या मामा का इवेंट बनाया, बिरसा मुंडा का इवेंट बनाया, अंबेडकर साहब के वहां चले गए। ये सिर्फ इवेंट बना रहे, इन्हें किस तरह भ्रमित करना है और वोट का बांटना है। ये वर्ग बोला जरूर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, लेकिन इनकी चालों को बहुत अच्छे से समझता है। ये पूरा वर्ग कांग्रेस के साथ 2018 में भी था और आज 2023 में ये वर्ग इनका आईना दिखाएगा। चलिए ठीक है, इन्हीं बातों को लेकर अनिल जी का रुख करता हूं मैं। अनिल जी, एक बात जो बड़ी सामने आती है, एक आरोप कह सकते हैं सीधे तौर पर, कि जो बीजेपी पर लगते हैं, कहा जाता है कि स्वर्णों को लेकर ज्यादा सोचती है बीजेपी, और अभी आपने भी जिक्र किया कि उन सीटों पर प्रभाव आपका ज्यादा है। तो अनिल जी यहां पर ये क्या, नीलाभ जी यहां पर ये कह रहे हैं कि उन सीटों पर कांग्रेस का प्रभाव ज्यादा है। किन सीटों पर प्रभाव ज्यादा है? जो आदिवासी बहुमूल्य सीटें हैं, जहां पर ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं उनका प्रभाव ज्यादा है, उन सीटों पर इनका कहना है अनिल जी कि कांग्रेस का प्रभाव जो है वो ज्यादा है, वहां पर प्रभावशाली है कांग्रेस, ज्यादा मजबूती से खड़ी है लोगों के बीच, क्योंकि ओबीसी वर्ग के लोग हो गए, पिछड़े जाति के जो लोग हो गए, और अपने आदिवासी जो लोग हो गए, उन लोगों के लिए जो तमाम योजनाएं आप लोगों की ओर से चलाई गई हैं वो केवल और केवल एक तरीके से प्रोजेक्ट करने के लिए हैं, कहने के लिए, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो पता नहीं नीलाभ जी क्यों ऐसा कह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और अगर इनको शेख चिल्ली के हसीन सपने आते हैं और इनको लगता है कि इन सभी वर्गों में इनका प्रभाव ज्यादा है, तो ऐसे अगर दिवा सपने देखते रहे तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है, देखना चाहिए, इनका अधिकार है, देखें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इनका प्रभाव होता, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, तो ये लगातार क्यों 18-20 साल से चुनाव हार रहे हैं मध्य प्रदेश में? ये लोकसभा में क्यों उनका सुपड़ा साफ हो जाता है? केवल एक सीट बचा पाए, वही बड़ी मुश्किल से 30-35 हजार वोट से कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में अपनी सीट बचा पाए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इनको साफ जनता नकार चुकी है। ये विकास को नकारते रहते हैं। ये जब इनकी सरकार रही, 15 महीने की सरकार रही है, तो इन्होंने सभी जनहित की योजनाएं बंद कर दी। संबल योजना इन्होंने बंद कर दी, बैगा सहारिया भारिया का पैसा बंद कर दिया, किसानों को ठगने का काम किया, कन्यादान का पैसा नहीं दिया। तो इन्होंने सभी तरह से मैचिंग ग्रांट का पैसा नहीं दिया, इन्होंने जो गरीबों को आवास मिलता था उसका नहीं दिया। अब आयुष्मान योजना आ रही है तो इसमें प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि इसमें लाभ नहीं मिलता है। तमाम लोगों दवाई करा रहे हैं, इनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है और ये कह रहे हैं कुछ फायदा नहीं हो रहा है। अरबों का घोटाला हुआ है, श्रीमान, इसके आंकड़े हैं, बकायदा विकास को नकारा है। जबकि दूसरी तरफ देखेंगे बंटाधार जी का भी समय याद कर लीजिए, न सड़क थी, न बिजली था, न पानी था, डाकुओं का अड्डा बना रखा था। ये तमाम चीजें जनता समझती है और जनता देख रही है। ये कितना भी झूठ बोल रहे, फरेब कर ले और दिग्विजय सिंह जी जाके यात्रा कर ले, तो हम तो कहते हैं दिग्विजय सिंह ही यात्रा कर ले, उतने से ही खेल हो जाना है इनका, और होता भी है। तो ये बंटा ढार करके रखे हैं, केंद्र में भी बंटा ढार करके रखा है और यहाँ मध्य प्रदेश में निपटाने का काम दिग्विजय जी करने वाले हैं। ठीक है नीलाभ जी, जल्दी से आपका रुख करूंगा, अपना प्लीज जवाब दें आप। देखिए क्या है स्थिति, 2018 में इनको जनता ने आईना दिखाया था, फिर इन्होंने सरकार बना ली। जो तो लग रहा है नगरीय निकाय चुनाव में इन्हें स्पष्ट रूप से जनता ने नकार दिया। नगरीय निकाय चुनाव सीधा उदाहरण है। अब इन्होंने विकास यात्रा निकाली, विकास यात्रा में जितनी ज्यादा भाजपा की फजीयत हुई, इनके चेहरों के हवाई संघ ने बोला है कि इनके सुधार है। संघ तो कुछ इनकी सर्वे कर रहा है, संघ आपकी मीटिंग लगातार हो रही। विकास यात्रा निकाल के इन्होंने अपनी कलाई खोल ली, हर जगह इनकी बदनामी हुई है। विकास यात्रा में यहाँ इनके मंत्रियों पर कुजली का पाउडर तक डाल दिया गया है और गो बैक के नारे लगे। विकास यात्रा ने आपके सब कामों की हकीकत की पोल खोल दी कि आपने क्या काम किया और क्या जमीनी काम किया और क्या उसका रिजल्ट निकला है। उसके बाद से आपके चेहरों का हवाई उड़ाई भाजपा खुद स्वयं नेता कह रहे हैं कि इस बार सरकार कांग्रेस की आ रही। बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। मेरे मित्रों को पता नहीं क्यों सपने से आ रहे हैं। नीलाभ जी, ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो लगातार चलता रहेगा। आप लोग विपक्ष में हैं, आप लोग सरकार को आईना दिखाने का प्रयास करेंगे। अनिल जी पक्ष में है, लगातार ये कहेंगे कि किस तरीके से प्रदेश सरकार तमाम योजनाएं जो है चला रही है लोगों के भविष्य के लिए, लोगों के उद्धार के लिए, जो पिछड़ा वर्ग है उसको किस तरीके से आगे लाया जाए। लेकिन अनिल जी, अब चर्चा के आखिरी पड़ाव की ओर हम लोग आ गए हैं। सवाल आपसे यहाँ पर यह है कि 2023 का जो चुनाव होगा, यानी कि आगामी विधानसभा का जो चुनाव होगा, उसको लेकर बीजेपी का रोड मैप क्या है? किस तरीके से बीजेपी सवर्णों को और पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनको पैरेलल एक साथ लेकर चलेगी?
देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे दोनों तरफ से तैयारियां हैं। चाहे हम संगठन की दृष्टि से बात कर लें तो संगठन की दृष्टि से हमारे सभी 64,000 लगभग बूथ हैं, उनका डिजिटलाइजेशन का काम हो गया है। हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं और पन्ना प्रभारी तक, अर्ध पन्ना प्रभारी और समितियों तक हमने काम अपना खड़ा कर लिया है। और अपने संगठन के बल से ही, चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हो, चाहे प्रदेश सरकार की तमाम योजनाएं हो, उन सबको लेकर के हम जनता के बीच एक एक व्यक्ति से मिलने वाले हैं और उनको बताने वाले हैं। जहाँ विकास के काम है उन सबको गिनाने वाले हैं। और निश्चित मान के चलिए कि जनता हमें उन्हीं विकास कार्यों को देख के, चाहे वो अनुसूचित जाति की विकास कार्य हो, चाहे जनजाति के विकास कार्य हो, चाहे पिछड़ा वर्ग के विकास कार्य हो। पिछड़ा वर्ग में तो आपको बताना चाहूंगा कि इन्होंने कभी भी पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं बनाया। पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और जब इनकी सरकार आई तो उन्होंने ठंडे बस्ते में उसको डाल दिया। फिर जब दोबारा हमने आया तब उसको संवैधानिक दर्जा दिया। तो इन्होंने हमेशा, चाहे पिछड़ा वर्ग समाज हो, चाहे अनुसूचित जाति समाज हो, चाहे जनजाति समाज हो, चाहे सवर्ण समाज हो, सभी वर्गों को इन्हें मूर्ख बनाने का काम किया और तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे। और आज भी आपने देखा होगा कि दिग्विजय सिंह जी ने फिर से तुष्टीकरण किया है और कहा है कि देश में तो मुस्लिम की संख्या घट रही है। तो इस तरह से लड़ा के लोगों को और तुष्टीकरण करके और यही तरह से बरगला के, मूर्ख बना के देश में ये लूटने का काम करते रहे हैं और तमाम घोटाले इन्होंने किए हैं जिससे देश गर्द में चला गया है। अब जनता इनको समझ गई है, अब इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। चाहे लाख प्रयास कर लें, लाख झूठ बोल लें, अब इनकी पोल खुल गई है और काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ने वाली है। जी चलिए, मतलब देखना बड़ा दिलचस्प होगा अनिल जी कि किस तरीके से आप लोग जनता के बीच जाएंगे, जनता किस तरीके से हाथों हाथ आप लोगों को लेती है। नीलाभ जी, रोड मैप आप लोगों का भी मैं जानना चाहूंगा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है वो चुनावों के समर में उतरेगी, किस तरीके से जनता तक अपना मैसेज जो है वो कांग्रेस कन्वे कर पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता ने भी 15 महीने का समय आप लोगों को दिया था। किस तरीके से आपने उस 15 महीने में चीजों को डिलीवर किया है, किस तरीके से जनता तक आप पहुंचे हैं, किस तरीके से स्वर्णों तक आप पहुंचे हैं, किस तरीके से जो पिछड़े समाज के लोग हैं उन तक पहुंचे हैं? देखिए, 15 महीने जो हमने समय दिया है, भले ही कितना भी कह दें, इनके मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री स्वयं स्वीकार कर चुके हमने किसानों का कर्जा माफ किया है। कि बाद में बाहर आकर कुछ जी बोलते हैं, विधानसभा में, सदन में स्वीकार कर चुके मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री। तो ये झूठ की दुकान चलाते हैं हमेशा। देखिए, हम तो मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं, हम कोई इवेंट नहीं बनाते। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी इवेंट पर, ध्रुवीकरण पर, माहौल खराब करके, क्योंकि विकास की बात करेंगे कैसे, किस मुंह से जाएंगे जनता के बीच में? अरे विकास किया होगा तो ही तो जाओगे जनता के बीच में। आपके विकास करते सब आपके विकास की पूरी पोल खोल दी, तो आप कैसे विकास के मुद्दे में चुनाव लड़ेंगे? कांग्रेस मुख्य मुद्दों में चुनाव लड़ेगी, जनता के मुद्दों में चुनाव लड़ेगी, रोजगार के मुद्दों में चुनाव लड़ेगी, किसानों के मुद्दे में चुनाव लड़ेगी, महिला की सुरक्षा के मुद्दे में चुनाव लड़ेगी, देश की, प्रदेश की खुशहाली, प्रदेश की तरक्की के नाम पर चुनाव लड़ेगी। इवेंट पे चुनाव नहीं लड़ेगी, ना ध्रुवीकरण के चुनाव लड़ेगी, जो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है। भारतीय जनता पार्टी परंपरा है, इसी परंपरा में मतलब मुद्दे नीलाभ जी आप लोगों के पास भी बहुत सारे हैं। अब देखना दिलचस्प यहां पर यह रहेगा कि किस तरीके से जो मैसेज है वो आप जनता के बीच कन्वे करते हैं। नीलाभ जी, अनिल जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने अपना कीमती वक्त जो है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को दिया है। लेकिन देखना दिलचस्प यहां पर यह होगा कि मध्य प्रदेश की जनता किस तरीके से कांग्रेस के मैसेज को समझती है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, यानी कि मौजूदा सरकार की ओर से तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, इन योजनाओं से खुश होकर एक बार फिर से सत्ता में रिपीट करती है बीजेपी को, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही। धन्यवाद।